आज बहुत दिनों के बाद प्रिया अपनी माँ लक्ष्मी देवी से मिलने आ रही थी। मन ही मन टीबी की बीमारी से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताती रहती थी। परंतु वह अपने मायके ज्यादा नहीं जाती थी। वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता तो सब कुछ भुलाकर आ जाया करती। प्रिया का मायका दिल्ली में था और ससुराल गुड़गांव में। उसके मायके में उसकी माँ के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। प्रिया अपने भाई से 6 वर्ष बड़ी है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 18 वर्ष है। और वहीं विवाह के 7 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही प्रिया ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी निशा बाहर निकल कर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया। फिर फीकी हंसी के साथ नमस्ते राम राम की औपचारिकता पूरी की। तो प्रिया बोली, भाभी माँ कहाँ है? दीदी, माँ जी तो अपने कमरे में सोई हुई है। कहते हुए निशा रसोई घर में चली गई। अरे सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही प्रिया बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए प्रिया ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थीं। माँ का शरीर बिल्कुल जीर्ण हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। न जाने इन 3 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी लक्ष्मी देवी बेटी को देखते ही अपने पोपले चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक है बेटी, तू सफर से थक कर आई होगी। कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही लक्ष्मी देवी कांपते स्वर में बोली। तो प्रिया ने अपनी लेटी हुई मां के माथे पर हाथ रखा, फिर नाड़ी की गति देखी। सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ, डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी प्रिया अपनी मां को देखते हुए बोली, मां, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो ये सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर लक्ष्मी देवी जैसे ही उठने लगीं तो प्रिया उन्हें बांह से पकड़कर उठाने में मदद करने लगीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां को हाथ लगाया उसी समय लक्ष्मी देवी के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से कराहने लगी। प्रिया यह देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उसकी मां को दर्द कैसे हो सकता था। मां के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी मां की बांह से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बांह पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। ये कैसे हुआ? प्रिया ने चौंकते हुए कहा। तभी लक्ष्मी देवी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाह से देखा। इससे पहले कि लक्ष्मी देवी कुछ बोलती, दरवाजे से निशा चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने लक्ष्मी देवी की बांह को शॉल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि लक्ष्मी देवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर प्रिया उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। ये बातें अभी चल ही रही थीं कि प्रिया का भाई राजेश कमरे के अंदर आया और प्रिया ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई राजेश कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी निशा ने ही दे दिया और बोली, दीदी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी है, मायके में नहीं। हमें अपना घर का खर्च भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही प्रिया का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने बराबर लग रहा था। प्रिया का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहां उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहां एक कमरा प्रिया और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और गुड़गांव जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो था नहीं। अब ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती?
कहीं अपने ससुराल में ही कलह क्लेश ना शुरू हो जाए, ये सोचकर वह चुप रह जाती। प्रिया ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहां बिताए और जितनी भी देर अपनी माँ के पास बैठी, उसकी भाभी की नजर बरबस उन दोनों पर बनी हुई थी। प्रिया ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से जब प्रिया अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई, तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी निशा रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही प्रिया दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उसकी भाभी के बुनबुनाने की आवाज आई, मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर प्रिया डबडबी आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। दिल्ली से गुड़गांव के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर कुछ झिझक कर प्रिया बोली, भाई, एक बात पूछूं? जब माँ को चोट आई थी, तो क्या उस वक्त तुम घर पर थे? नहीं तो, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई, मुझे नहीं लगता कि माँ को वह चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी, मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वह गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित हैं। प्रिया की बात सुनकर राजेश चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी, अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि निशा ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनाया था कि हम लोगों को हवालात की हवा भी खिला दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने? पिछले कुछ वर्षों में उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूं। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूं। भाई की बात सुनकर प्रिया ने उसे कुछ न कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननंद के घर से बाहर निकलते ही निशा अपनी सास के कमरे में आई और लक्ष्मी देवी को बांह से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण लक्ष्मी देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी निशा रोबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? निशा की कड़कती आवाज सुनते ही लक्ष्मी देवी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए निशा बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया। लक्ष्मी देवी डरी आवाज में बोली, हाँ, और बताना भी मत। नहीं तो निशा ने चेतावनी दी और फिर बोली, ये क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा और बर्तन पड़े हैं, ये सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। लक्ष्मी देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी निशा बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूं बहू। लक्ष्मी देवी कांपते हुए बोली और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल राजेश और निशा का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वह दोनों शादी करेंगे। तो केवल एक दूसरे से ही लक्ष्मी देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई, तो पता चला कि निशा और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता न करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी राजेश नहीं माना। उधर निशा ने भी जिद ठान ली थी कि वह शादी करेगी तो केवल राजेश से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और निशा इस घर में बहू बनकर आ गई। राजेश चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले। लेकिन निशा को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना, फिजूल खर्ची करना ही उसकी आदत बन गई थी। अक्सर राजेश के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी, और जब भी घर पर रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। लक्ष्मी देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो निशा उल्टा उन पर ही बरस पड़ती, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध की अधिकता में
राजेश ने अपनी पत्नी के मुंह पर दो चार तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहां तक पहुंच गई कि राजेश और उसकी मां को सबक सिखाने के लिए निशा ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। निशा के पिता पुलिस में थे। बस फिर क्या था? दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत मां और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसे खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा और उसके बाद तो निशा का उस घर में एक छत्रराज हो गया और लक्ष्मी देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब ना दे पाती थी और ना ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन प्रिया को उसके घर छोड़ने के बाद जब राजेश शाम को घर पहुंचा तो उस समय निशा घर पर नहीं थी। शायद बाजार गई है, यह सोचकर राजेश मां के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो मां अपने बिस्तर पर ढालसी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। राजेश ने कमरे में यहां वहां देखा, फिर एक दो मिनट सोचते रहने के बाद उसने मां के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल लक्ष्मी देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो राजेश को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी मां डायरी में क्या लिखा करती है। राजेश ने वह डायरी निकाली और खोलकर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर। अपनी मां के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर राजेश मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे राजेश की शादी का दिन है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर लक्ष्मी देवी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर राजेश के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अक्षुधारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गर्म चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। राजेश यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस मां से वह इतना प्यार करता था, उस मां ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं। यह सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी मां के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। निशा के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को संभाला। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब राजेश बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और रोते हुए मां की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। ये सब सुनकर प्रिया की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वह धम्म से जमीन पर बैठ गई। प्रिया के बेटे आर्यन ने जब अपनी मां की यह हालत देखी तो हैरान रह गया। मां, आखिर हुआ क्या है? 18 वर्ष के आर्यन ने कारण जानने के उद्देश्य से पूछा, लेकिन प्रिया तो खुद को कुछ कहने की हालत में ही नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर उसने अपनी मां यानी कि आर्यन की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। ये बात सुनकर आर्यन भी हैरान था। फिर बोला, मां, इस समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा, बिना किसी पुख्ता सबूत के कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे मां, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर प्रिया भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। राजेश को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही प्रिया अपने बेटे आर्यन को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। प्रिया को फिर से वहां देखकर निशा चौंक गई। क्यों दीदी, 3 ही दिन में अपनी मां की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहां आ धमकी? व्यंग्य कसते हुए निशा ने प्रिया को तिरछी निगाहों से देखा तो प्रिया बोली, वो क्या है ना कि आर्यन के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और आर्यन का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
फीकी मुस्कान के साथ निशा बोली और नजरें तरेरती हुई अपने कमरे में चली गई। रात को राजेश घर लौटा तो अपनी पत्नी निशा से बोला, निशा, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना कल हम बाहर कहीं घूमने चले, और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है। निशा को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। ये सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गए। प्रिया और आर्यन के पास केवल शाम तक का समय था। आर्यन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी प्रिया बोली, बेटा मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में ऐसा तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर आर्यन बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकालकर बोला, ये देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी। और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर आर्यन ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, तो वहीं राजेश ने भी अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा लक्ष्मी देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और प्रिया ने वह घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। लक्ष्मी देवी यह सारा नजारा प्रश्नवाचक निगाहों से देखती जा रही थी। तभी आर्यन बोला, नानी, हमने यहाँ कैमरा लगाए हैं। अब मामी जी जो कुछ भी करेगी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर जहां लक्ष्मी देवी आश्वस्त हो गई, वहीं प्रिया की चिंता बढ़ गई कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज्यादा दिन तक इस बात को छिपाकर नहीं रख पाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय राजेश अपनी पत्नी निशा के साथ वापस लौटा। वह दोनों खाना बाहर से ही खाकर आए थे, इसलिए निशा अपने कमरे में सोने चली गई। प्रिया भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद लक्ष्मी देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर राजेश आर्यन के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है। बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह राजेश अपनी बहन को गुड़गांव छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 10 बज गए। राजेश घर लौटा तो निशा बोली, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो राजेश ने कहा, ये उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए राजेश अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी निशा भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर राजेश परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, वह सब छोड़ो। 3 से 4 दिन पहले मैंने अलमारी में 1 लाख रुपए रखे थे। वह मुझे मिल नहीं रहे। क्या तुमने उठाए थे? राजेश ने पूछा। तो निशा बोली, हाँ, मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए। वह सारे पैसे खर्च हो गए हैं। ये सुनते ही राजेश चौंक गया। क्या? 1 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? राजेश भड़क उठा तो निशा गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े पैसे नहीं थे, निशा, पूरे 1 लाख रुपए थे। कहते हुए राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ते किए अपने ऑफिस चला गया। इधर लक्ष्मी देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में निशा लक्ष्मी देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है, यहाँ जो आराम फरमाती रहोगी। तभी लक्ष्मी देवी बोली, बहू, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सांस फूल रही है आज। मुझसे यह झाड़ू पोछा का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की ही देर थी कि निशा, जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, लक्ष्मी देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा,
अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी, फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटकाया और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही लक्ष्मी देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक बार में ही काम तमाम कर देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर लक्ष्मी देवी की गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई लक्ष्मी देवी आखिर वह गलती कर बैठी जिसका अंदेशा प्रिया को पहले से ही हो गया था, और चीखते हुए कहने लगी, हाँ, रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले। अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। लक्ष्मी देवी के इतना कहने पर निशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या कहा कैमरा? हाँ कैमरा, अब तू बच नहीं सकती। सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाते हुए निशा बोली तो लक्ष्मी देवी ने सामने रखी अलमारी पर पड़ी डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर निशा घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो ये सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहां पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींचकर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने सब इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर निशा ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही राजेश के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहां एक कैमरा अब भी है जो पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी लक्ष्मी देवी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज के पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें निशा और उसके सब इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा, इससे पहले कि वह दोनों बाप बेटी लक्ष्मी देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते। लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ राजेश वहां पहुंच चुका था। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि लक्ष्मी देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थीं और डर के मारे सिसकियां ले जा रही थीं। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। निशा और उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थीं, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था। अपनी मां को बचाने के लिए थोड़ी ही देर में प्रिया भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू का यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश के सभी न्यूज चैनल्स ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद निशा के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और निशा और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस लाया गया और इस दौरान लक्ष्मी देवी का भी बयान लिया गया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज चैनल्स ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नजरें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थीं। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो निशा को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों की जेल की सजा सुनाई गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज आर्यन की सूझबूझ और समझदारी से न केवल लक्ष्मी देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि राजेश को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आजादी मिल गई थी। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का पाप का घड़ा भर जाता है तो उस व्यक्ति की सहायता इंसान तो क्या भगवान भी नहीं कर सकता, और गलत का साथ देने वाला भी उतना ही पाप का भागीदार बनता है जितना कि गलती करने वाला, क्योंकि उसका गलत साथ अक्सर कई जिंदगियों को उजाड़ कर रख देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।